हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं आप लोग का क्लास 10 आलोक भाग 2 से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भोलाराम का जीव। तो भोलाराम का जीव से जितने भी सारे प्रश्न और उत्तर हैं तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं भोलाराम के जीव के लेखक कौन है। तो भोलाराम के जीव के लेखक हो जाते हैं हरिशंकर प्रसाद जी। तो हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1922 और इनका मृत्यु हुआ था 1995 में। तो इनके बारे में कहा जाता है कि हिंदी साहित्य जगत में हरिशंकर प्रसाद जी एक व्यंग्य लेखक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध और विख्यात है। तो देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सही विकल्प का चयन करो। यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस यहाँ पे 4 रहता है और ऑप्शंस 4 में आप लोग का एक सही आंसर देना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आप लोग का डायरेक्ट जो आंसर है वो लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि भोलाराम के जीव के कितने दिन पहले देह त्यागी थी, यानी कि भोलाराम का जो जीव था वो कितने दिन पहले देह त्यागी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का 4 है कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 7 दिन पहले, जो कि आप लोग का बुक में यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 5 दिन पहले हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नारद भोलाराम का घर पहचान गए। तो कैसे पहचाने थे? माँ बेटी का सम्मिलित क्रंदन सुनकर, एंड बी है उसका टूटा फूटा मकान देखकर, एंड 3 है आपका घर के बगल में नाले को देखकर, एंड ई नंबर है लोगों से घर का पता पूछकर। तो इसका आंसर हो जाता है आपका माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन सुनकर। ये आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है कि धर्मराज के अनुसार नरक में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है? तो ऑप्शन 4 था वहाँ पे ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। तो मैंने चारों को मेंशन कर दिया क्या चीज़ की? ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर या सभी। ओके। एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का घ नंबर। बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरख्वास्तों पर वजन रहने की सलाह दी। यहाँ वजन का अर्थ क्या होगा? तो वहाँ पे ऑप्शन से आप लोग का मिलेगा पेपर वेट, बीड़ा, रिश्वत या मिठाई का डब्बा। तो आंसर हो जाएगा आपका रिश्वत। ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप लोग को देना होता है क्या? पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो क नंबर क्वेश्चन है कि भोलाराम का घर किस शहर में था? तो भोलाराम का घर था जबलपुर शहर। याद रखिएगा कहाँ? जबलपुर शहर में था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है कि भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे, यानी कि रिटायरमेंट का? तो आंसर हो जाता है आपका 5 वर्ष। एंड ग नंबर है कि भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? तो आंसर हो जाएगा कि भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को गरीबी का बीमारी, क्या किसकी बीमारी? तो गरीबी की बीमारी का शिकार बताया था। एंड अगला आता है क्वेश्चन नंबर घ। तो घ का है आपका भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? तो आंसर हो जाएगा कि भोलाराम के मकान मालिक ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। ठीक है ना। एंड अंग, बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? तो बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले उनकी बीड़ा मांगी थी। किनकी बीड़ा? तो नारद मुनि जी की बीड़ा। एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि संक्षिप्त में उत्तर देना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है कि पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह किस घटना का संकेत मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब भी मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है तो धर्मराज अपने यमदूत को उसका प्राण लाने भेजते हैं, ताकि धर्मराज के दरबार में उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में उसे भेजा जा सके। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी थी, पर यमदूत अभी तक भोलाराम को लेकर दरबार में हाजिर नहीं हुआ था, और ऐसा कभी नहीं हुआ। मिला ना आपका? ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी घटना को यहाँ पे संकेत मिलता है। ओके। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख में है कि यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया? तो आंसर हो जाता है आपका यमदूत ने भोलाराम के लापता होने के बारे में यह बताया कि जब उसने भोलाराम के जीव को पकड़ा और यमलोक की यात्रा हेतु, यानी कि यात्रा के लिए नगर के बाहर आते ही दोनों एक तीव्र, यानी कि जो तेजी से वायु तरंग पर सवार होने ही वाले थे, तो वह उसके चंगुल से निकल भागा। उसने 5 दिनों तक उसकी तलाश में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर भोलाराम का जीव कहीं नहीं मिला। मिला होगा, यहाँ पे मिली हो गया है, आप लोग यहाँ पे मिला लिखिएगा। ओके। एंड नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग। तो क्वेश्चन नंबर ग में है कि धर्मराज ने नरक में किन किन लोगों के आने की पुष्टि की? उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी? तो आंसर हो जाता है धर्मराज ने नरक में बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार,
ओवरसियर के आने की पुष्टि की। उन लोगों ने अनेक अनियमितताएं की थी, जिनमें बड़े बड़े इंजीनियर ने ठेकेदार के साथ मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को पैसा खाया। ओवरसियर ने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा खाया, जो कभी काम पर आए ही नहीं थे। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर घ, भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो। तो इसका आंसर देखिए, भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपनी पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की के साथ रहता था। छोटी सी सरकारी नौकरी से अपना परिवार चला रहा था, पर जब नौकरी से रिटायर हुआ तो पेंशन के पैसे उसे मिलने चाहिए थे, पर 5 साल पहले रिटायरमेंट होने के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिला, जिसके चलते उसकी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। घर के गहने बर्तन सब बिक चुके थे, यहाँ तक कि भोलाराम ने घर का भाड़ा भी 1 साल से नहीं दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का हो जाता है, ठीक है ना। कब से नहीं दिया? तो 1 साल से नहीं दिया था। इस आर्थिक स्थिति के कारण अंत में उसने संसार को छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर अंग, जो कि क्वेश्चन है कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गए। तो दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का आशय क्या था? तो आंसर देखिए, भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। ऐसा कहने से दफ्तर के बाबू का आशय यह था कि भोलाराम ने पेंशन मंजूर करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए दरख्वास्तों के साथ पैसे नहीं रखे थे, अर्थात भोलाराम को रिश्वत देनी चाहिए थी। आज के इस जमाने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, इसलिए भोलाराम का काम नहीं बना और उसकी अर्जी कहीं फाइल में दबे किसी कोने में पड़ी रही। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का 4 नंबर, चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? ये आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नारद को कार्यालय में इधर से उधर बाबू को अफसरों के यहाँ घूमता हुआ देख चपरासी ने नारद को सलाह दी कि यह यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें अगर खुश कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़े साहब नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया? तो बड़े साहब ने भोलाराम के पेंशन केस के बारे में नारद को बताया कि उनका कार्यालय भी एक मंदिर की तरह है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। भोलाराम ने पेंशन पाने के लिए अर्जी के ऊपर वजन नहीं रखा था, यानी अफसरों को रिश्वत नहीं दी, इसलिए उसकी अर्जी आज तक फाइल में दबी पड़ी है। पेंशन का केस कई दफ्तरों से होकर जाता है और उनमें तुरंत काम करने के लिए अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन भोलाराम ने यही नहीं किया, जिसके कारण उसका काम आज तक रुका हुआ है। एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर ज, ये देखिए, भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है। कहानी के आधार पर पुष्टि करो। एक्चुअली इसका आंसर मैंने 2 पेजेस में किया। तो पहला देखिए आप लोग पैराग्राफ, यानी कि पहला पेज, भोलाराम का जीव एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक हरिशंकर प्रसाई ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश व्यंग्यात्मक तरीके से किया है। यहाँ पे क्या है हो गया है, आप लोग लिखिएगा किया है। ओके, इस कहानी में भोलाराम एक सरकारी कर्मचारी होता है जो 5 साल से अपनी पेंशन की अर्जी पास कराने के लिए दफ्तरों में चक्कर काटता फिरता है, पर उसका काम नहीं होता। आखिर इन सब से हारकर वह मृत्यु का रास्ता अपनाता है। लेखक ने भोलाराम की मौत के बाद उसका जीव यमलोक जाकर पेंशन की अर्जी में अटकने की बात को लेकर यह दर्शाने की कोशिश की है कि आज समाज में भ्रष्टाचार एवं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप लोग, यहाँ पर लाइन मैंने रिपीट कर दिया है, पहला जो लाइन आप लोग का है। तो नेक्स्ट देखिए, जो कि समाज में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी की जड़ें गहरी होती जा रही है। आज भोलाराम जैसे कई गरीब व्यक्ति जो रिश्वत से अनजान होते हैं या रिश्वत देने में असमर्थ होते हैं, उनका काम सरकारी दफ्तरों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार लटका रह जाता है। बड़े अफसर जो वजन रखने की बात कहते हैं, इससे यह साफ साबित होता है कि आज की समाज को रिश्वतखोरी ने पूरी तरह जकड़ लिया है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो कि 4 है। यहाँ पे आप लोग को आशय स्पष्ट करना है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा आप लोग को इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन से 1-2 मतलब कि एक तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ही। तो पहला क्वेश्चन है कि दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। तो इसका आंसर देखिए, पेपर वेट का काम होता है जरूरी कागजातों को हवा के झोंकों से बचाना। उड़ते कागजों को तो पेपर वेट रोक लेता है, पर यदि किसी कार्यालय में किसी काम को करवाने के लिए खाली कागजातों के साथ पैसों का वजन नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। अर्थात पैसों का वजन रखना पड़ता ही है, तभी उन अर्जियों पर काम होगा।
विडंबना यह है कि आज सरकारी दफ्तरों पर इसी तरह काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती है। चपरासी से लेकर बड़े अफसरों तक घूस का सिलसिला चलता आ रहा है। जो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा घूस दे सकेगा उसका काम भी उतनी जल्दी होगी। तो ये रहा आप लोग का 4 का क। एंड लास्ट आप लोग का 4 का ख और एक क्वेश्चन रह जाता है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। इसका आंसर स्पष्ट करना है। तो आंसर देखिए, धार्मिक स्थलों में लगभग अपनी फरियाद लेकर वहाँ दान पुण्य कर आते हैं। ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि धार्मिक स्थलों में लोग अपनी फरियाद लेकर वहाँ दान पुण्य कर आते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। सरकारी कार्यालय या अन्य दफ्तरों पर यदि किसी को अपना काम करवाना है तो वहाँ बैठे बड़े अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, यानी कहा जाए तो मंदिर की तरह उन्हें भी प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। अर्थात जो दान पुण्य करेगा उसका काम बनेगा, नहीं तो उसकी फरियाद अनसुनी कर दी जाएगी। इसलिए लेखक ने बैंक के तौर पर इन भ्रष्टाचार से भरे दफ्तरों को मंदिर कहा है। क्या कहा है? मंदिर। और उन्हें दी जाने वाली रिश्वत को दान। तो ये रहा भोलाराम का जीव से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था मैंने दे दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।